इसके लिए कौन सा फिनोमिना हम सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा यूज करेंगे? प्लास्टिसिटी, है ना, जिसको पैलिसेड पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं या फिर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। अलग अलग तरह का मेसोफिल पाया जाता है डाइकॉट्स के अंदर, 2 तरह का मेसोफिल पाया जाता है। फंक्शन पढ़ोगे एनसीईआरटी में, ऑक्सिन में भी पाइनएप्पल का नाम लिखा हुआ है और इथाइलिन के लिए भी पाइनएप्पल का नाम लिखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी प्लांट को बनाना है तो बेटा हम इसमें जिब्रेलिक एसिड प्रोवाइड कराते हैं इसके सीड को, या फिर अपनी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में वो अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाता है, शेप में चेंजेस लाता है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? प्लास्टिसिटी बोल रहे थे। तो प्लास्टिसिटी कहाँ है बेटा? ये रहा ऑप्शन बी। हेलो एवरीवन, सो बेटा स्वागत है आप सभी का प्रचंड नीट सीरीज में, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर सॉल्व भी करवाते हैं, सॉल्व करना भी सिखाते हैं और आपको इससे प्रैक्टिस भी हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, सो मेरा नाम है डॉक्टर शादाब अली और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे और इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो बेटा चलिए चलते हैं सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन के पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ, इज एन एग्जांपल फॉर, किस चीज का एग्जांपल होगा बेटा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा? जो मेड्यूलरी रेज है बेटा, मेड्यूलरी रेज, मेड्यूलरी रेज किस तरह की सेल्स का बना हुआ है? पेरेन्काइमेटस सेल्स का, पेरेन्काइमा का बना हुआ है। अब ये पेरेन्काइमा सेल्स बेटा बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, है ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी परमानेंट सेल कन्वर्ट हुई है, परमानेंट सेल कन्वर्ट हुई है मेरिस्टेमेटिक सेल में। तो परमानेंट सेल से जब मेरिस्टेमेटिक सेल का फॉर्मेशन होता है तो क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डी डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को रोकने वाला प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन। सो बेटा डी डिफरेंशिएशन यहां पे दे रखा है, सही आंसर है। बाकी मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ऑक्सिन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स, वीड फ्री लॉन्स बनाया जा रहा है और लॉन में हम बेटा क्या उगाते हैं? घास, है ना, मोनोकॉट है ना घास, तो ग्रासेस क्या है? मोनोकॉट होती है। सो बट नो डैमेज इज कॉज्ड टू ग्रास एज ऑक्सिन, है ना, बिकॉज ऑक्सिन does not affect mature monocot plants। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, जो ऑक्सिन में 2,4-D है, 2,4-D को यूज किया जाता है बेटा वीड फ्री लॉन्स के फॉर्मेशन के लिए, वीडीसाइड की तरह यूज होता है, जो कि डाइकॉट्स को किल कर देता है। 2,4-D जो डाइकॉट वीड्स हैं उनको किल कर देता है। तो उससे क्या होगा बेटा? जो मैच्योर मोनोकॉट्स हैं उन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो वीड फ्री लॉन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि मैच्योर मोनोकॉट प्लांट पर 2,4-D का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑप्शन ए हमको पता चल गया सही है। बी क्या बोल रहा है देखिए, ऑक्सिन कैन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रासेस टू प्रोड्यूस ग्रोथ। नहीं बेटा, इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम वीड फ्री कर रहे हैं, वीड किल कर रहे हैं। प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, करेंट स्टेटमेंट ठीक है बेटा, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, बट उसकी वजह से कोई वीड किल नहीं हो रहा। डी क्या बोल रहा है? प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली। बेटा ये भी गलत है ना, मैच्योर लीव्स का जो लीव सेनिसेंस की तरफ गई है उनका बेटा एब्सिशन कराता है, बट उसका वीड फ्री लॉन से लेना देना कुछ नहीं है। हमको किससे रिलेट करना था? वीड फ्री लॉन से रिलेट करके सिलेक्ट करना था आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये रहा हमारा अगला सवाल। स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम thus इंक्रीजिंग द यील्ड? जिब्रेलिन, सभी को पता है ना, सभी को पता है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिक एसिड क्या काम कराता है बेटा? इंटरनोडल इलोंगेशन का काम करा देता है शुगर केन के अंदर, जिससे यील्ड बढ़ जाती है। यील्ड बढ़ जाती है कितनी? 20 टन्स पर एकड़ तक की यील्ड उसकी बढ़ जाती है। सो बेटा इसका सही आंसर होगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। Spraying of which of the following phytohormone on juvenile conifers helps in hastening the maturity period that leads to अर्ली सीड प्रोडक्शन? बेटा अर्ली सीड प्रोडक्शन कराना है। बेसिकली कॉनिफर्स के अंदर क्या होता है? वेजिटेटिवली वो प्रोपेगेट नहीं कराए जा सकते, और आप लोगों को पता है आजकल सजावट के लिए कॉनिफर्स को बहुत यूज किया जाता है। तो जितने ज्यादा कॉनिफर्स हमको मिलेंगे उतना ज्यादा हम उसको प्लांटेशन कर पाएंगे, अलग अलग गार्डन्स में, लॉन्स में उनको उगा पाएंगे। तो जल्दी अगर सीड ही बहुत टाइम के बाद, कई कई साल के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है कॉनिफर्स में, जब कई साल के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है तो नया प्लांट मिलना हमको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी जल्दी प्लांट को बनाना है तो बेटा हम इसमें जिब्रेलिक एसिड प्रोवाइड कराते हैं, इसके सीड को जिब्रेलिक एसिड प्रोवाइड कराते हैं। जब इसका सीडलिंग फॉर्मेशन हुआ है ना, जर्मिनेशन हुआ है, तब हम उसको
जिब्रेलिक एसिड प्रोवाइड करा लेते हैं, जिससे वो अर्ली स्टेजेस में ही मैच्योर होने लग जाता है। बट मैच्योरेशन किसके लिए बात कर रहे हैं हम? सीड फॉर्मेशन से रिलेट करके बात कर रहे हैं। सो स्प्रेइंग ऑफ जिब्रेलिक एसिड on juvenile conifers helps in the hastening the maturity period that leads to the early seed production, जिसकी वजह से अर्ली स्टेज में ही वो प्लांट अब जब बड़ा होगा तो अर्ली स्टेजेस में ही वो सीड बनाने लगेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमको ज्यादा सीड मिलेंगे तो ज्यादा प्लांट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर इज बेटा जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड और पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीप वाटर राइस। बहुत सारा बच्चा क्या काम करता है, राइस का नाम सुनते ही वो सोचता है कि भाई जिब्रेलिन होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंटरनोड का नाम सुन के भी बच्चा समझता है कि भाई जिब्रेलिन होगा, भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। पिटियोल इलोंगेशन बेसिकली होता क्या है, जो इथाइलिन हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन जो पानी के अंदर डीप सी में जो राइस प्लांट पाए जा रहे हैं उसके अंदर पिटियोल का या इंटरनोड का इलोंगेशन करता है, जिसकी वजह से वो पत्तियां पानी में ही ना डूबी रहें, पानी से निकल के बाहर आ जाएं, है ना, पानी से ऊपर लीव्स आ जाएं। इस वजह से इथाइलिन प्रमोट करता है इंटरनोड और पिटियोल का इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इथाइलिन। इथाइलिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। The phenomena which is influenced by auxin and also played a major role in its discovery। बेटा डिस्कवरी में जो मेजर रोल सबसे पहले ऑब्जर्व किया था डार्विन, है ना, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, उनके बेटे थे ना, फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन के जो बेटे थे फ्रांसिस डार्विन, तो उन्होंने फोटोट्रोपिज्म को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, है ना। सो आंसर इसका है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इज फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग द एक्टिविटी, फंक्शन एंड द फाइटोहार्मोन इन्वॉल्व्ड। फाइटोहार्मोन जो इन्वॉल्व है उनके साथ फंक्शन, उनका फंक्शन दे रखा है, फंक्शन के साथ मैच करना है। ठीक है ना, जैसे फ्रूट राइपनर, फ्रूट राइपनर हमको पता है इथाइलिन है, और इथाइलिन मार्केट में किस फॉर्म में मिलता है बेटा? इथेफोन के नाम से मिलता है ना, इथेफोन लिक्विड फॉर्म में मिलता है। उसके बाद हर्बिसाइड, हर्बिसाइड हमको पता है 2,4-D हर्बिसाइड है ना, 2,4-D हर्बिसाइड है। बोल्टिंग कौन कराता है बेटा? बोल्टिंग कराता है GA3, GA3 कराता है बोल्टिंग। एंड स्ट्रेस हार्मोन क्या है बेटा? हम लोगों को पता है स्ट्रेस हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। तो मैच करते हैं, ए के साथ आएगा बेटा 4, ए के साथ 4 यहां है और ए के साथ 4 यहां है। ठीक है, 50-50 हो गया, सी और बी और सी में से कोई होगा। उसके बाद 2 के साथ है बेटा 3, 2 के साथ 3 यहां पर है, यहां नहीं है, तो गलत हो गई ये सब। हमको पता चल गया कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है ना, ऑप्शन बी सही आंसर है। बाकी आगे भी मैच करते हैं, 3 के साथ 2 है तो यहाँ 3 के साथ 2 दे रखा, 4 के साथ 1, 4 के साथ 1। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो बेटा इसमें बेसिकली क्या है, आपको हार्मोन्स के फंक्शंस याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी में जितने फंक्शंस दे रखे हैं उतने फंक्शंस आपको याद होना जरूरी है, तो आप सही आंसर मार्क कर लोगे। ये रहा बेटा हमारा अगला सवाल। ठीक है, यहाँ भी मैच द कॉलम है ना, और करेक्ट आंसर मैच करना है। यहाँ लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 में हार्मोन्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में उनका फंक्शन दे रखा है, वापस से फंक्शन का क्वेश्चन आ गया। सो ऑक्सिन क्या है बेटा? ऑक्सिन क्या काम करता है? ऑक्सिन प्रोमोटिंग फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर। नहीं भाई, ये तो इथाइलिन का काम होता है ना, फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर ये इथाइलिन का काम है, जिसकी वजह से यील्ड इंक्रीज हो जाती है कुकुम्बर की। ठीक है ना, कुकुम्बर की यील्ड ज्यादा हो जाती है। उसके बाद ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन है जो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। ठीक है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, ग्रेप्स का जो स्टॉक है उसकी लेंथ इंक्रीज कौन कराता है बेटा? वो इंक्रीज कराता है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है लेंथ ऑफ स्टॉक इंक्रीज कराता है, जिससे ग्रेप्स को बढ़ने के लिए, उसको साइज गेन करने के लिए स्पेस मिल जाता है, और हमारे पास जो अंगूर बनते हैं बड़े साइज के बनते हैं, ठीक है ना, उन प्लांट्स के अंदर। और उसके बाद प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, यस प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये हमें पता चल गया, ए का होगा 4। सो A4 ये रहा, और कहीं नहीं है, तो हमें पता चल गया पहले से ही सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी के साथ 3, यस बी के साथ 3 है, यस बिल्कुल। सी के साथ 2 है तो सी के साथ 2 है। 4 के साथ क्या, डी के साथ क्या है बेटा? 1, डी के साथ 1। करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बेटा हमारा अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम
टू फॉर्म कैलस। कैलस का फॉर्मेशन कराना है किससे? मेसोफिल सेल से। मेसोफिल सेल कैसी है बेटा? मेसोफिल सेल कैसी होती है? मेसोफिल सेल एक तरह का पैरेन्काइमा ही तो है। मेसोफिल सेल क्या है? एक तरह का पैरेन्काइमा ही तो है ना, जिसको पैलिसेड पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं या फिर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। अलग अलग तरह का मेसोफिल पाया जाता है डाइकॉट्स के अंदर, दो तरह का मेसोफिल पाया जाता है। तो है तो क्या बेसिकली पैरेन्काइमा ही तो है, यानी परमानेंट सेल है। जब उसको कल्चर मीडियम में रखा कैलस फॉर्मेशन के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ये परमानेंट सेल। कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, है ना, या अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, तो यानी वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो परमानेंट सेल से, मेसोफिल सेल से अगर कैलस आप बनाते हो तो प्रोसेस कौन सा आएगा बेटा? यहां आ जाएगा डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, यानी डी डिफरेंशिएशन से दूसरा सवाल आ गया अभी तक। डी डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ये रहा डी डिफरेंशिएशन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट का मतलब हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेसिकली इसमें। सो स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, देखिए, फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। यस बेटा, वैक्यूलेशन की वजह से ही सेल इलोंगेट करने लगती है। जब वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है तभी सेल इलोंगेट करती है। सही बोल रहा है स्टेटमेंट ए। बी क्या बोल रहा है, देखिए, सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। जो मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल जो है बेटा क्या है, और ग्रोथ, जिसके अंदर क्या हो रहा है, देखो, सेल इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। यस, उसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं, बट एक दूसरे के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन उनके होते हैं। सी क्या बोल रहा है बेटा, देखिए, प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट। नहीं बेटा, प्लांट ग्रोथ जनरली इज जनरली इनडिटर्मिनेट, है ना, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेटेड नहीं है, इनडिटर्मिनेट है। ये हमारा करेक्ट आंसर हमको पता चल गया कि सी इज द इनकरेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, है ना। प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। यस, प्लांट ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए हैं जिसके बेसिस पर हम प्लांट ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये रहा, so the ability of plants to follow different pathways in response to environment leading to the formation of different kinds of structure। बेटा ये क्या है बेटा, प्लास्टिसिटी की बात हो रही है, सिंपली प्लास्टिसिटी की बात हो रही है, क्योंकि जो प्लांट है उनके पास एक एबिलिटी है। वो क्या एबिलिटी है कि वो या तो एनवायरमेंट के रेस्पॉन्स में, है ना, एनवायरमेंट के रेस्पॉन्स में, जैसे बटरकप एक एग्जाम्पल है ना, बटरकप एक एग्जाम्पल है। अगर वो एक्वेटिक कंडीशन में है तो अलग तरह की लीफ होती है उसके ऊपर, और अगर वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाया जा रहा है तो बेटा उसकी अलग तरह की लीफ है ना। बटरकप, ये कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाता है, टेरेस्ट्रियल पर अलग स्ट्रक्चर शो करता है वो, और ऐसे ही अगर वो एक्वेटिक कंडीशन में है तो वहां ये वो अलग तरह का स्ट्रक्चर शो करता है अपनी लीफ में। बेसिकली क्या हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोफिली बोलते हैं इसको, हेटेरोफिली बोलते हैं हम इसको, है ना, हेटेरोफिली बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही लार्कस्पर का एग्जांपल लें या कोरिएंडर का एग्जांपल लें, तो वो अपनी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में वो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं लीफ में ही। जैसे जुवेनाइल स्टेज पर अलग तरह की लीफ का स्ट्रक्चर होगा, और जब वो मैच्योर हो जाएगी, अडल्ट लीफ होगी, तो उसका कुछ अलग स्ट्रक्चर हो जाता है ना। सो इसके लिए कौन सा फिनोमिना हम सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा यूज करेंगे, प्लास्टिसिटी। ये किस चीज का एग्जांपल है बेटा, प्लास्टिसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Now the phenomena by which the undividing parenchyma cells start to divide mitotically during plant tissue culture is called। एक और क्वेश्चन आ गया डी डिफरेंशिएशन का, यानी परमानेंट सेल, पैरेन्काइमा क्या है, परमानेंट सेल, और वापस से वो क्या करने लगी, डिवाइड करने लगी माइटोटिकली। अब अगर वो डिवाइड कर रही है तो क्या कर रही है, वो डी डिफरेंशिएशन कर रही है। तो बेटा डी डिफरेंशिएशन से तीसरा सवाल था ये, है ना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए, डी डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए, री डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following plants does not show plasticity? कौन सा प्लांट है जो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता? बेटा अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल प्लास्टिसिटी में हेटेरोफिली के जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं, कॉटन है, ठीक है, कॉटन के अलावा कोरिएंडर है, कोरिएंडर के अलावा आपके पास है लार्कस्पर, जो कि डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ मतलब जुवेनाइल स्टेज में कुछ और शेप बना रहा है, एडल्ट फेज में कुछ और शेप बना रहा है, उसके लिए प्लास्टिसिटी हेटेरोफिली शो करते हैं। और एक बटरकप,
ये 4 एग्जांपल हैं बेटा जो आपको याद करने चाहिए। और बटरकप किसके लिए है? बटरकप कौन सी वाली हेटेरोफिली शो कर रहा है बेटा? वो एनवायरनमेंट के रेस्पॉन्स में शो कर रहा है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे अलग तरह का स्ट्रक्चर है लीफ का, और एक्वेटिक स्टेज पे, एक्वेटिक हैबिटेट पे अलग तरह का स्ट्रक्चर है लीफ का। तो इसमें देखिए मेज, मेज हमारा सही आंसर होगा क्योंकि मेज प्लास्टिसिटी शो नहीं करता। कॉटन ठीक है, कोरिएंडर ठीक है, बटरकप ठीक है, ये तीनों प्लास्टिसिटी शो करते हैं, ये तीनों प्लास्टिसिटी शो करते हैं, बट मेज शो नहीं करता प्लास्टिसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एन एडेनिन डेरिवेटिव? एडेनिन डेरिवेटिव हमको बताना है बेटा। एडेनिन डेरिवेटिव है हमारे पास काइनेटिन, बेसिकली एडेनिन डेरिवेटिव क्या? काइनेटिन। और काइनेटिन एक तरह का साइटोकाइनिन है। एनसीईआरटी में एडेनिन डेरिवेटिव लिखकर काइनेटिन लिख दिया है, तो बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है कि भी काइनेटिन तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, बट काइनेटिन क्या है बेटा? एक टाइप का साइटोकाइनिन ही तो है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा साइटोकाइनिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स। देखो कुकुम्बर प्रोडक्शन की बात चल रही है, कुकुम्बर प्रोडक्शन की बात चल रही है। तो एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन, थोड़ी देर पहले कुकुम्बर के बारे में बात हुई थी, ठीक है ना। सो एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन हैज रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज्ड यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स इन द प्लांट्स। तो फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन इन द कुकुम्बर कौन कराता है बेटा? कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, जिससे यील्ड बढ़ जाती कुकुम्बर की। थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन और आया था उसमें, इथाइलिन, है ना। इथाइलिन है जो कि फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन कराता है कुकुम्बर प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन होता है बेटा? इथाइलिन ही है जो गैसियस प्लांट हार्मोन है। तो उससे रिलेटेड हमको सिलेक्ट करना है सही आंसर। किल डाइकॉट वीड्स इन द फील्ड, नहीं बेटा, ऑक्सिन है वो 2,4-D है जो डाइकॉट वीड को किल करता है। स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, नहीं बेटा, ये जिब्रेलिन करता है। प्रोमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, यस बेटा, इथाइलिन का एक और फंक्शन क्या है? वो रूट ग्रोथ कराता है और रूट के अंदर जो रूट हेयर का फॉर्मेशन है उसको एनहेंस कर देता है, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, नहीं बेटा, ये साइटोकाइनिन का फंक्शन है। तो हमें कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। Plants follow different pathway in response to environment or phase of life to form different kinds of structure। बेटा थोड़ी देर पहले ही बताया था, एनवायरमेंट का रेस्पॉन्स में या फिर अपनी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में वो अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाता है, शेप में चेंजेस लाता है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? प्लास्टिसिटी बोल रहे थे। तो प्लास्टिसिटी कहाँ है बेटा? ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्लास्टिसिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। The plant hormone used to destroy weeds in a field। कितनी बार आ गया 2,4-D का क्वेश्चन? 2,4-D भी कितनी बार आ गया? 2,4-D, यानी आप देख रहे हो गिने चुने कुछ ही टॉपिक्स हैं, गिने चुने कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेशन पे आ रहे हैं, जो बार बार रिपीटेशन पे आ रहे हैं, है ना। तो वीड्स को किल करने वाला हार्मोन कौन सा है? वीडीसाइड की तरह यूज किया जाता है, वो है 2,4-D, जो कि एक तरह का ऑक्सिन है, एक तरह का सिंथेटिक और ऑक्सिन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। Name a plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of stem, thus increasing the yield of sugarcane crop। ये भी कई बार आ गया है, देखो ये फिर से आ गया क्वेश्चन। शुगरकेन की स्टेम की लेंथ इंक्रीज कराने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? जिब्रेलिन, है ना, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। जिब्रेलिन यूज होता है जिसकी वजह से शुगरकेन की क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यील्ड बढ़ जाती है। और यील्ड कितनी बढ़ती है? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 टन पर एकड़। इतनी यील्ड इंक्रीज हो जाती है अप टू, है ना, बाय द जिब्रेलिन, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है देखिए। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। मैक्सिमम ग्रोथ कब होगी? यहां आपके सामने जो कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे लेग फेज है, सेनीसेंस है, डोरमेंसी, लॉग फेज। लेग फेज, नाम से लेग कर रहा है पहले, ये लेग फेज है, इसमें तो ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। इस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्लिमेटाइज हो रहा है, अपने आप को माहौल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ ग्रोथ नहीं होती, होती है तो बहुत कम ग्रोथ होती है। सेनीसेंस है, बुढ़ापा, बुढ़ापा आ रहा है तो बुढ़ापे में तो बेटा ग्रोथ मैक्सिमम हो ही नहीं सकती। डोरमेंसी एक स्लीपिंग स्टेज है, जहां बिल्कुल सुप्त अवस्था में
पड़े हैं कोशिकाएं, है ना, जो सेल्स हैं वो जो है डिवाइड नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो नहीं कर रही है ना, तो वो डोरमेंसी कंडीशन आ जाती है। लास्ट डी है लॉग फेज। लॉग फेज क्या है? एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें जो सेल्स हैं, सेल्स, टिश्यू या ऑर्गेनिज्म बहुत रैपिडली, बहुत स्पीड में वो ग्रो कर रहे हैं, है ना, तो वो एक्सपोनेंशियल फेज कहलाती है और एक्सपोनेंशियल फेज को हम लॉग फेज भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। वो कॉइन्ड द टर्म काइनेटिन। बेटा काइनेटिन क्या है? काइनेटिन एक तरह का साइटोकाइनिन है और ये काइनेटिन टर्म जो दिया था सबसे पहले दिया था स्कूग एंड मिलर ने, है ना, स्कूग एंड मिलर ने, स्कूग एंड मिलर ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कूग एंड मिलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. So which combination of hormones can applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? बेटा देखिए पाइनएप्पल के फ्लावर को अगर इंक्रीज कराना है तो हमको क्या देना है उसको? ऑक्सिन और इथाइलिन, है ना, ऑक्सिन और इथाइलिन। ये दोनों हार्मोन के आप अगर फंक्शन पढ़ोगे एनसीईआरटी में, ऑक्सिन में भी पाइनएप्पल का नाम लिखा हुआ है और इथाइलिन के लिए भी पाइनएप्पल का नाम लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। पाइनएप्पल के अंदर अगर जल्दी फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए या फ्रूट सेट के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऑक्सिन एंड इथाइलिन दोनों मार्क कर सकते हो, ठीक है। फ्रूट सेट के लिए बेसिकली इथाइलिन जाएगा, है ना, अगर सिर्फ फ्रूट सेट पूछा है। अगर फ्लावरिंग के लिए पूछा है तो बेटा दोनों जाएंगे, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सो फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन है बेटा, जो अर्ली स्टेज पर फ्रूट और लीफ ड्रॉप को रोकता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अर्ली स्टेज पर यानी नई नई पत्तियां लगी हैं या नया नया फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है। आपने देखा है कि आपके घर पे अनार का पेड़ है, कोई अनार का पेड़, उस पर छोटे छोटे से अनार लगते हैं, अनार पक नहीं पाता, उससे पहले गिर जाता है ना, तो उसको अगर रोकना है तो ऑक्सिन प्रोवाइड करा दो, है ना, उसको ऑक्सिन प्रोवाइड करा दो, जिससे फ्रूट या लीफ जो अर्ली स्टेज पे गिरते हैं वो गिरने बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture, है ना, पोटेंशियल है फॉर डिफरेंशिएशन किसमें? आर्टिफिशियल कल्चर में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन वुड यू ऐड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट्स एज वेल एज रूट्स? बेटा शूट प्रमोट कराने के लिए जो हार्मोन है, शूट को प्रमोट कराने के लिए जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन, है ना, यानी शूटिंग एंड रूटिंग दोनों की बात कर रहे हैं ये, शूटिंग यानी शूट फॉर्मेशन एंड रूटिंग दोनों के लिए बात कर रहे हैं। अगर शूट फॉर्मेशन कराना है बेटा उसके लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड है वो होता है साइटोकाइनिन, और जो रूट फॉर्मेशन यानी रूटिंग के लिए हार्मोन रिक्वायर्ड है वो होता है बेटा ऑक्सिन। तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए ऑक्सिन एब्सिसिक एसिड नहीं, जिब्रेलिक एसिड एब्सिसिक एसिड नहीं, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन नहीं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, तो बेटा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये रहा बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर बायोएसे। किसके बायोएसे के लिए एवेना कर्वेचर टेस्ट किया गया था? एवेना कर्वेचर टेस्ट बेसिकली किया गया था बेटा किसके लिए? वो किया गया था ऑक्सिन के लिए, और ऑक्सिन में इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA एक किस तरह का ऑक्सिन है बेटा? ये नेचुरली फॉर्म है ना, नेचुरल ऑक्सिन है, ये नेचुरल ऑक्सिन है, नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है, ठीक है। सो IAA इज द करेक्ट आंसर, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज, बेटा प्लांट्स के टिश्यू या प्लांट्स की सेल या प्लांट के ऑर्गन के लिए जो एक टिपिकल कर्व लिखा हुआ है एनसीईआरटी बोलती है सिग्मोइड, एस शेप्ड या सिग्मोइड कर्व जो है बेटा एक टिपिकल जो है टिपिकल ग्रोथ कर्व है प्लांट्स के लिए, तो हमारा सिग्मोइड कर्व इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सिग्मोइड कर्व इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। What causes a green plant exposed to the light on only one side to bend towards the source of light as it grows? थोड़ा सा बेटा काम हमको समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का काम है, ऑक्सीजन की वजह से ऐसा होता है जब आप ये कोई प्लांट को अगर आप ग्रो करा रहे हो और यहाँ से अगर सनलाइट प्रोवाइड करा रहे हो, इधर से डार्क है, इधर डार्क है, तो क्या होता है ऑक्सीजन डार्क साइड में बेटा एक्यूमुलेट हो जाता है। जब डार्क साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उस साइड की जो सेल्स है उनको इलोंगेट कराएगा, जब वो इलोंगेट होने लगती है तो उस वजह से लाइट की तरफ बेंड करने लग जाता है प्लांट।
है ना, लाइट की तरफ बेंड करने लग जाता है। ऑक्सीजन और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया डार्क की तरफ, यहाँ और ज़्यादा इलोंगेट करने लगी, तो लाइट की तरफ बिल्कुल बेंड कर जाता है प्लांट का जो पार्ट है। तो हमको यही स्टेटमेंट बताना है कि व्हाट कॉजेज अ ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट एज इट ग्रोज, है ना। ये रीजन आपको बता दिया, ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाता है डार्क साइड में, ठीक है ना। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गया कहां पर, डार्क साइड में। सो लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल्स ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है बेटा। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर, यस ये सही बात है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी यहाँ पर। सी क्या बोल रहा है बेटा, देखिए ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। हाँ ग्रीन प्लांट्स तो चाहिए, बट उससे डायरेक्शन से कोई लेना देना थोड़ी है, फोटोसिंथेसिस की वजह से वो ऐसा थोड़ी कि लाइट की तरफ भागेगा, तो इससे रिलेटेड ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ग्रीन प्लांट्स सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोट्रॉपिक, बेटा ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है स्टेटमेंट मानता हूं, ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। ऑक्सीजन कैन बी बायोएसे बाय, ऑक्सीजन को बायोएसे कैसे कराया जा सकता है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अवेना कर्वेचर टेस्ट है, अवेना प्लांट की जो कोलेप्टाइल है उसके ऊपर हमने कर्वेचर टेस्ट किया था, उस बायोएसे के थ्रू ऑक्सीजन के बारे में पता चल पाया था कि भाई हाँ ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है ना, कैसे वो फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। सो ऑक्सीजन कैन बी बायोएसे बाय अवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, ठीक, तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये रहा हमारा अगला सवाल। Which one of the following growth regulators is known as stress hormone? बेटा स्ट्रेस हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड अगर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लांट को ओवरकम कराने के लिए उस कंडीशन से वो ऑक्सीजन ये एब्सिसिक एसिड है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मान लो अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आई है तो उस कंडीशन में ये स्टोमेटा को क्लोज करा देता है ना, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के लिए रेस्पॉन्सिबल है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, ताकि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होने वाला वाटर लॉस रुक जाएगा। तो एक्सेस वाटर जो लॉस होता है, बिना वजह जो वाटर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन में, उसको रोक देता है। तो इसी तरीके से बेटा ये अदर फैक्टर्स जो है उनके लिए भी जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन को टॉलरेट कराने की कैपेबिलिटी जो है प्लांट के अंदर प्रोड्यूस कराता है ना। तो टॉलरेंस इंक्रीज कराता है बेसिकली स्ट्रेसेस के लिए। तो स्ट्रेस हार्मोन बोला गया एब्सिसिक एसिड को। तो एब्सिसिक एसिड ये दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा हमारा अगला सवाल। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, सीड जर्मिनेशन के वक्त जो उसका फूड स्टोर्ड है वो मोबिलाइज्ड किसके थ्रू होता है बेटा, वो होता है बेटा जिब्रेलिन के थ्रू, जिब्रेलिन के थ्रू। जब सीड जर्मिनेशन हो रहा है, होता क्या है, सीड है डोरमेंट स्टेज में पड़ा है, जैसी माइक्रोपाइल के थ्रू, जैसी जो छोटा सा छेद है सीड में उसके थ्रू थोड़ा सा वाटर एंटर करता है, अंदर वाटर एंटर करती है, तुरंत जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और जिब्रेलिक एसिड तुरंत जो फूड स्टोर्ड है उसको मोबिलाइज कराना शुरू करता है, उसका ब्रेकडाउन कराना शुरू करता है, एनर्जी रिलीज होती है और सीड जर्मिनेट करना शुरू कर जाता है। तो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है ना। सो स्टोर्ड फूड का मोबिलाइजेशन कौन करा रहा है, जिब्रेलिक एसिड, किस में बेटा, ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, सीड के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए, जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके सो इतने ही क्वेश्चंस थे बेटा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे आने वाले नीट में भी पूछे जाएंगे। तो आपने देखा कि ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी होनी चाहिए आपने, तो आप सही आंसर मार्क कर पाओगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली एनसीईआरटी को रीड कीजिए, कई बार रीड कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखिए और उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और आपकी जो रिविजन है सही से हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको कैसे चेक करोगे बेटा, आप उसके लिए टेस्ट परफॉर्म कीजिए, आप उसके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको पता चलेगा कि भाई ये टॉपिक मेरा कन्वर्ट क्लियर हो गया है अच्छे से, दोबारा से पढ़ने की नीड है या नहीं, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पता कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर आप टाइमली पूरा कर पा रहे हैं, टाइमली उसे सॉल्व कर पा रहे हैं बिना किसी एरर के साथ, मतलब आप उस टॉपिक में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को चेक करते रहिए। तो अब वो समय आ गया है कि आप 50% टाइम जो पढ़ाई का है बेटा वो रिविजन में यूज कीजिए, बाकी रिमेनिंग 50% टाइम जो बेटा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप अपना जो है यूज कीजिए, उसको वहां यूटिलाइज कीजिए, ताकि आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हुआ भी है या नहीं, ठीक है बेटा। सो चलिए बेटा मेहनत कीजिए, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के लिए, किसी नए चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।